Hello students, welcome back again. Plus 1 class, subject Geography, chapter number 14, Movements of Ocean Water, part number 3rd. Today we will discuss about in this video NCERT solution, question number 3rd. There are two parts. Firstly, we will discuss about first part of this question. Okay. Question is, how do current affect the temperature? Very most of the question is this. 5 marks question है ये कि जो करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. टेम्परेचर, अब आपको पता है कि टेम्परेचर है वो कम्प्लीटली एक क्लाइमेट का पार्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें बनता है, हाउ डज इट द इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट यूरोप. और इस करंट की वजह से जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है कोस्टल एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है वहाँ कैसे पड़ता है. नॉर्थ वेस्ट यूरोप, आप समझ पा रहे होंगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप कौन सा है. नॉर्थ एटलांटिक ओशन के ईस्टर्न कोस्टल एरिया का पार्ट. मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, नॉर्थ एटलांटिक ओशन के ईस्टर्न कोस्टल एरिया का पार्ट जो है वो यूरोप का ही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है. ओके, नॉर्थ वेस्टर्न, आप समझ गए होंगे. क्लियर ना. पुर्तगाल जो है, ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं ये जो इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है. ठीक है, ये मोस्टली एरियाज़ यूरोप के कंट्रीज़ है वहाँ पर. तो इसमें कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ के मेन 2 इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे. फर्स्टली इफेक्ट पड़ेगा इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. सेकंड जो पड़ेगा वो इफ़ेक्ट ऑन ट्रेड पड़ेगा. ठीक है, 2 पर हैं. तो ट्रेड हो गया, इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट यूरोप पर किस तरह से उसके टेम्परेचर कोस्टल एरिया पर उसका इफेक्ट पड़ा है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी, अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी. Now we'll discuss about this. Effects of ocean currents. Ocean currents exert a powerful influence on the environment of the areas where they flow. क्लियर बात है कि ओशन करंट जहाँ से भी फ्लो करते हैं वो जिस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ से फ्लो करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग वो अपनी पावरफुल इन्फ्लुएंस से वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं. क्लियर. नंबर 1 है इसका इफेक्ट जाएगा इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट. क्लाइमेट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है किसका, करंट्स का. करंट्स होती धाराएं, करंट्स होती धाराएं. ठीक है, वेव्स होती तरंगें. ठीक है, शॉर्ट वेव्स होती है और करंट्स होती धाराएं. कोल्ड और ये वार्म करंट्स होती हैं ओशियन में. मैं आपको डिस्कस करके बाद में बताऊंगा ऑन मैप. ठीक है. यस, नंबर फर्स्ट हो गया इसमें ए पार्ट है इफेक्ट ऑन क्लाइमेट. ओशन करंट्स हैव द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़. जब किसी भी ओशन में जो करंट्स होती हैं चलती हैं तो ये कंप्लीट जो ओशन करंट्स हैं ये मोस्टली क्या करती हैं कि ये जो कोस्टल एरिया होता है कहीं भी उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको सब चेंज कर देती है. दीज इफेक्ट द टेम्परेचर. तो ये करंट सबसे पहले किसको इफ़ेक्ट करेगी, टेम्परेचर को करेगी. किसी एरिया का टेम्परेचर डाउन है तो अप भी हो सकता है और अप है तो डाउन भी हो सकता है. रीज़न कि ये जो करंट्स होती है ये वार्म होती हैं तो मान लीजिए किसी भी एरिया के टेम्परेचर को हाई कर सकती हैं. अगर कोल्ड करंट्स हैं तो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डाउन कर सकती है. क्लियर. रेनफॉल अब वार्म करंट्स हैं वो किसी भी एरिया में एंट्री करती है तो वहाँ के जो प्रेशर होता है, विंड प्रेशर होता है, उसको अप और डाउन करने से वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेनफॉल वाला सिस्टम बन सकता है. एंड द जनरल वेदर ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज़. और जो कम्प्लीटली वहाँ पर आम तौर पर जो मौसम बनता है वो भी किसी एरिया का कंप्लीट मौसम बदल सकता है. वेदर क्लाइमेट में आप डिफरेंस जानते ही हैं. ठीक है. क्लाइमेट आफ्टर लॉन्ग टाइम चेंजमेंट इन द कंडीशंस ऑफ द जोग्राफिकल. ठीक है. और जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, डे टू टाइम, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट चेंज हो सकता है. टेम्परेचर, अब इसमें टेम्परेचर हमने लिया था, टेम्परेचर फर्स्ट पर लेते हैं. टेम्परेचर, द वार्म करंट्स रेज एंड कोल्ड करंट्स लोअर. मैंने अभी आपको बताया था. क्लियर है. ठीक है.
लोअर द टेम्परेचर ऑफ द नेबरिंग लैंड्स, किसी भी एरिया में जहाँ एंट्री करती है तो वहाँ उसको अप और डाउन कर सकती है। द विंड्स ब्लोइंग ओवर द कोल्ड करंट्स, जब हवाएं कोल्ड करंट्स के साथ जब बहती हैं तो कैरी लो टेम्परेचर, उनमें पहले ही मॉइस्चर होता है, वो लो टेम्परेचर वाली होती है, एंड हैव ए कूलिंग इफेक्ट, और अपने आप वो जिस एरिया में एंट्री करेगी तो उसको कूलिंग कर देती है। विंड ब्लोइंग और वार्म करंट्स हैव ए अपसाइड वार्मिंग इफेक्ट and raise the winter temperature of the region situated in the higher latitudes। आपको पता है कि वार्म करंट्स होती हैं जब चलती हैं चाहे वे वार्मिंग, उनमें गर्मी होती है, ठीक है, और इफेक्ट एंड रेज द विंटर टेम्परेचर, वो विंटर टेम्परेचर को एकदम से इफेक्ट कर देती है। ऑफ रीजन situated द हायर लेटीट्यूड्स, लेटीट्यूड हाई लेटीट्यूड्स एरिया में भी पूरी तरह से उसको भी वार्म करंट्स होती है वो क्या कर देती हैं, इफेक्ट कर देती है, रेज कर देती हैं। क्योंकि जिस एरिया में आपको अच्छी तरह पता है विंड्स अगर मॉइस्चर वाली हैं, कूल हैं, तो हीट और वार्म वाले एरिया को भी उसके टेम्परेचर को डाउन करके ऑटोमेटिकली वो कर देती है। अब आपके कूलर की बात ले लीजिए, एक चले कूलर एक चले पंखा, तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एक कोल्ड करंट और वार्म करंट की बात तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट में जिस टाइप से जैसी टेम्परेचर मिलेगा विंड्स उसके अकॉर्डिंग लो और हाई टेम्परेचर वाली बन जाती है। एयर का कोई अपना टेम्परेचर नहीं होता है, एयर जहाँ से निकलती है उसके अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल सिस्टम जहाँ का है, जैसा है ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ है, जो टाइप का क्लाइमेट जहाँ मिलता है, जिस टाइप का वेदर जहाँ है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आप, ध्यान देना। द लेब्राडोर कोस्ट रिमेन्स आइस बॉन्ड ड्यू टू द कोल्ड लेब्राडोर करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लेब्राडोर जो है ये कंप्लीट आपको बताऊंगा मैं अच्छी तरह से, जो कि ग्रीनलैंड आर्ट के आसपास का एरिया है, ये जो कोल्ड लेब्राडोर करंट वाली एरिया है, ये लेब्राडोर की जो धाराएं हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया है, उसके आसपास की जितनी भी हवाएं चलती है बिल्कुल ही एंड कोल्ड करंट वाली होती है, उसको ठंडा कर देती है। बट द कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, लेकिन अगर बात की जाए नॉर्थ वेस्ट यूरोप की, तो द इन द सेम लेटीट्यूड रिमेन ओपन ड्यू टू द वार्म, लेकिन उसी एरिया पर उतने ही लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग वो एरिया है नॉर्थ वेस्ट यूरोप का, वो पूरी तरह से गर्म रह जाता है। गुल्फ स्ट्रीम करंट बट, और वहाँ पर गुल्फ स्ट्रीम चलती हैं, गुल्फ स्ट्रीम करंट होती है वो चलती है वहाँ पर, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के आसपास के एरिया में। लेब्राडोर है वो यानी कि कोल्ड करंट है, ठीक है, और वार्म करंट है वो गुल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। करंट बट द कोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप फॉर द सेम लेटीट्यूड्स, यानी कि सेम लेटीट्यूड्स पर होते हुए भी पूरी तरह से वहाँ पर एक तो लेब्राडोर की जो करंट चलती हैं एक साइड में चलती हैं, तो गुल्फ ऑफ स्ट्रीम करंट वो पूरी तरह से एक ही लेटीट्यूड पर होते हुए भी उसको पूरी तरह से एक जैसा नहीं कर सकती। कहने का मतलब वहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स का इफेक्ट है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप हैज़ आइडियल क्लाइमेट, ठीक है, ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने अभी कहा था, नॉर्थ एटलांटिक ओशन के पास होने की वजह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो यूरोप का है वो मॉडरेट क्लाइमेट वाला बना रहता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीसफुल अगर एरिया मॉडरेट क्लाइमेट का, जिस तरह से हमारे इंडिया का साउथ पार्ट है, इसमें न ही टेम्परेचर ज़्यादा हाई जाता है न लो होता है, उसी तरह से सेम जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है उसका पार्ट भी इसी तरह का है, क्योंकि उसके पास में क्या है, नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ओशन उसके टच में है। तो इस तरह से कहने का मतलब हम बात कर सकते हैं कि एक टेम्परेचर को अप और डाउन और हाई और रेज, लो और हाई प्रेस बनाने में जो मोस्टली जो करंट्स होती है वो इफेक्ट करती है, जिसका एग्जांपल यहाँ पर लेब्राडोर का और एक दिया है गुल्फ स्ट्रीम करंट का। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दो। अब रेनफॉल पर कैसे हैं, ठीक है, रेनफॉल पर कैसे इफेक्ट पड़ता है करंट्स का। द विंड्स ब्लोइंग ओवर वार्म करंट एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर। आपको अच्छी तरह पता है कि विंड्स चलेगी, ठीक है, और वार्म करंट है, गर्म हवाएं हैं, जहाँ से निकलेगी तो वो जहाँ उसको मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो उसको क्या करेगी, वो मॉइस्चर में बदल देगी, ठीक है, ठंडी होने लगेगी, वहाँ से एब्जॉर्ब करेगी हीट होकर के, एंड गिव मोर रेनफॉल, और ज़्यादा बारिश करेगी। द विंड्स ब्लोइंग ओवर कोल्ड करंट्स आर कोल्ड एंड कैन नॉट एब्जॉर्ब मच मॉइस्चर। आपको पता है ठंडी हवाएं चलती हैं पानी के ऊपर से, अगर ठंडी हवाएं चलेगी तो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी, वो ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसकी वजह से वो ज़्यादा रेनफॉल नहीं कर पाती हैं। यानी कि सीधी सी बातें हैं कि वार्म करंट वाली जो वार्म करंट्स हैं वही मोस्टली क्या करती हैं, रेनफॉल लाती हैं। नॉर्थ वेस्ट यूरोप गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यू टू द गुल्फ स्ट्रीम। अभी मैंने आपको बताया था गुल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, आपको पता है
कि वो कम्प्लीटली क्या है, जो कि लेब्राडोर वाली के साथ साथ में जैसे वो कोल्ड करंट थी लेब्राडोर तो, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, वार्म है, तो उसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पर रेनफॉल होती है। कोल्ड करंट्स फ्लो along द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रॉपिक एंड द डेजर्ट आर द फाउंड दिस द कोस्ट प्लेसेस एज द कालाहारी और अटाकामा। कालाहारी और अटाकामा ये डेजर्ट एरियाज़ हैं मोस्टली, ठीक है। इस एरियाज में अगर बात की जाए तो कोल्ड करंट्स फ्लो करती हैं, तो इसके ऊपर से ऑटोमेटिकली वो, लेकिन नीचे क्या है, डेजर्ट है, और डेजर्ट होने से वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर पाती, ऑटोमेटिकली वो चेंज होकर के वो भी वार्म बन जाती हैं, ठीक है। ये कालाहारी और अटाकामा का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, ये डेजर्ट एरियाज़ हैं। फॉग, फॉग पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसका हमने किया था पीछे डिस्कस किया था कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ठीक है, और जनरल वेदर जिसमें फॉग को लिया गया है, ठीक है। तो फॉग की बात करते हैं। डेंस फॉग इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द मीटिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ये क्लियर बात है कि सबसे ज़्यादा गहरी जो फॉग बनती है उसका रीज़न यही है कि वार्म एंड कोल्ड करंट्स का आपस में मिल जाना। वार्म और कोल्ड करंट्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें हाई डेंस फॉग बन जाता है। द वार्म मॉइस्चर इज़ कंडेंस्ड, वार्म मॉइस्चर होता है वो कंडेंस्ड एंड द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, ठीक है। जैसे ही मॉइस्चर होती है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो धुंध में बदल देती है। जैसे सुबह सुबह ओस होती है, मान लीजिए ड्यू होती है, जैसे वो हीट होने लगेगी तो ऑटोमेटिक सुबह सुबह देखते हैं कि बिल्कुल जब हम अर्ली मॉर्निंग देखते हैं कि इतना फॉग नहीं है, ठीक है, और लेकिन देखते हैं 8 या 9 बजने के बाद में धीरे धीरे यानी कि फॉग बढ़ता चला जाता है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जब सन राइज होने लगता है तो उससे क्या है कि ऑटोमेटिकली जो करंट्स होती हैं, जो धाराएं हैं और जो कुछ सनलाइट है वो ऑटोमेटिक जब उससे टकराती हैं तो वो धीरे धीरे उसको हीटिंग करने लगती है, हीटिंग करती है। तो जैसे सनलाइट की बात की है उसी तरह से वार्म करंट की बात मैं कर रहा हूँ। वार्म करंट होंगी तो भी वो निकलेगी जहाँ से, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर जो पहले से मॉइस्चर बना हुआ है, जो जमा हुआ है, तो उसको एकदम से वो एब्जॉर्ब करेगी और उसको क्या बनाएगी, गैसेज में बदलेगी। गैसेज में बदलते ही ऑटोमेटिक फॉग बन जाता है। फॉग इज़ प्रोड्यूस नियर द न्यूफाउंडलैंड ड्यू टू द मीटिंग ऑफ कोल्ड लेब्राडोर। और यहाँ पर जो एक एग्जांपल दिया है, फॉग है वो मोस्टली बनती है नियर द न्यूफाउंडलैंड ड्यू टू द मीटिंग ऑफ कोल्ड लेब्राडोर करंट एंड द वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोल्ड लेब्राडोर करंट है, बार बार बता रहे हैं, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, वार्म है। विजिबल इज ऑल्सो रिड्यूस द ड्यू टू द फॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इसका है, हमने कहा था सब टॉपिक 2 बनेंगे इसके, ये तो सब टॉपिक थे इसके, मेन टॉपिक के इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट के थे, ठीक है, 3 थे, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड फॉग। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें, जो करंट्स का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है ट्रेड पर। अब ट्रेड पर कैसे पड़ेगा उसके लिए डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ ओपन हार्बर्स। अब आप जानते हैं हार्बर्स होती हैं वो बंदरगाहें होती हैं, ठीक है, जो कि आप पोर्ट को जानते हैं, पोर्ट होता है, पत्तन होता है जहाँ पर शिप्स होते हैं वो स्टे करते हैं वहाँ पर, ठीक है, उनमें जो लेडन किया जाता है, ठीक है, जिनमें से माल को उतारना चढ़ाना किया जाता है, ठीक है। ओपन हार्बर्स इन हाई लेटीट्यूड्स, हाई लेटीट्यूड आप जानते हैं या तो आर्कटिक ओशियन है या फिर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, समझ पाए आप अच्छी तरह से। हाई लेटीट्यूड्स वही होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ सारे टोटली हाई लेटीट्यूड्स हैं। हार्बर्स रिमेन ओपन ऑल द ईयर राउंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म करंट्स। वार्म करंट्स के चलने की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जितना भी जो हार्बर्स एरिया पार्ट है वो मोस्टली लगभग खुला सा रहता है। द कोस्ट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे स्वीडन आप जानते हैं अच्छी तरह से, एंड ग्रेट ब्रिटेन रिमेन अनफ्रोजन ड्यू टू द वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट। अब ये देखा जाए अगर यहाँ पर वार्म गल्फ स्ट्रीम ना चले तो ये पूरी तरह से ही फ्रीज जोन है, ये एरिया नॉर्वे का है, ग्रेट ब्रिटेन का है, यूरोप के अंदर, ये सारा का सारा अनफ्रोजन बनता है। अनफ्रोजन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम चलती है, वो वार्म करंट होती है, इसकी वजह से वो जम नहीं पाता है। बट द पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं कि ईस्टर्न साइबेरिया की, जिसमें व्लादिवोस्टोक जो है वो सबसे ज़्यादा कोल्ड करंट वाले कुर्ली करंट के अंदर आता है। मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट में।
ईस्टर्न साइबेरिया का नाम क्या है? ये है क्या चीज़ बेटा? हिमालय के बैक साइड में जो रूस है, रूस आप जानते हैं, रसिया रूस जो है वो एशिया का पार्ट है। बट एशिया और यूरोप का दोनों का जो सब पार्ट है, जो जॉइंट पार्ट है एशिया और यूरोप का, वो उसको यूरेशिया कहते हैं। और यूरेशिया वाले पार्ट के पास का एरिया जितना भी है वो कंप्लीट ईस्टर्न साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ये समझ लीजिए हिमालय के बैक साइड का एरिया जितना भी है कंप्लीटली मोस्टली जे.एंड.के के बैक साइड का, जे.एंड.के के बैक साइड का, वो साइबेरिया एरिया है। लाइक उसमें व्लादिवोस्टॉक की बात की, आर आइस बॉन्ड ड्यू टू द कोल्ड कुर्ली करंट्स, वहाँ पर कुर्ली करंट्स के चलने की वजह से वो जो पोर्ट एरिया है पूरी तरह से सर्दियों में यानी कि ठंडे की वजह से वो क्या हो जाता है, आइस बॉन्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। अब व्लादिवोस्टॉक एक ही कॉन्टिनेंट के बोथ साइड ईस्ट और वेस्ट के पोर्ट्स की बात की गई, हार्बर की कहें या पोर्ट की बात कहें, पोर्ट ठीक है, उनकी बात की गई। अब नॉर्वे है, ब्रिटेन है, वो यूरोप के नॉर्थ वेस्ट साइड का पार्ट एरिया है। और जो व्लादिवोस्टॉक की बात की गई थी, ये ईस्टर्न साइबेरिया की बात की जा रही है। मतलब यूरोप का ईस्टर्न जो पार्ट एरिया है वो साइबेरिया पार्ट है। और उस साइबेरिया पार्ट में जो व्लादिवोस्टॉक जो हार्बर है वो आइस बॉन्ड में बदल जाता है ड्यू टू द कोल्ड कुर्ली करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, ओशन रूट्स पर कैसे चेंजमेंट आता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है ओशन रूट्स पर? ओशन रूट्स करंट से डिटरमाइन द ओशन रूट्स, ये भी क्लियर बात है, जो धाराएं होती है वो भी ओशन रूट्स को यानी चेंज करती हैं। ठीक है, शिप फ्लो रूट्स अवॉइडिंग आइसबर्ग, हमें पता है कि शिप्स जो भी होती हैं जहाँ से वो अपना रूट बनाती है ओशन में, तो वो क्या करती है, आइसबर्ग से दूर होकर चलती हैं। आइसबर्ग क्या होते हैं आपको पता है, सपोज करो कि आइसबर्ग हैं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के जस्ट नॉर्थ साइड में एक ओशन था, मैंने आपको कहा था, उसको नॉर्थर्न ओशन के नाम से जानते हैं। उस ओशन के पास से रूट कोई भी शिप्स नहीं बना सकते। रीज़न क्या है कि वहाँ पर आइसबर्ग हैं, आइसबर्ग हैं, वहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो फ्लोटिंग करते रहते हैं वाटर में, उसकी वजह से वहाँ पर वो शिप्स रूट नहीं बन पाता है, तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। और सीधी सी बात है, शिप्स का मतलब क्या है, वहाँ पर ट्रेड सिस्टम ही होता है, शिप्स से पैसेंजर भी आते हैं जाते हैं, ये ट्रेड व्यापार होता है। ठीक है, तो आइसबर्ग फ्लोटिंग अलोंग विद द कोल्ड करंट्स, और आपको पता है कि आइसबर्ग होते हैं वो हमेशा कोल्ड करंट्स वाले एरिया में ही होते हैं। ठीक है, सच एज विद लेब्राडोर करंट्स, जैसे कि लेब्राडोर करंट्स एरिया जो भी होता है वाटर के पार्ट में जहाँ से निकलेगी तो पूरी तरह से उसको क्या करेगी, कोल्ड कर देगी, कोल्ड करेगी तो वो वहाँ पर आइसबर्ग की बनाएगी, आइसबर्ग बनाएगी तो क्या होगा, आर ए डेंजर टू शिपिंग, और वो शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरफुल होती है। तो क्लियर है, बार बार ये लेब्राडोर जो कोल्ड करंट हैं, बार बार कह रहा हूँ, गुल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ये वार्म करंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 करंट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, नेविगेशन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ शिप्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द डेज ऑफ सेलिंग शिप्स बाय बैकिंग करंट्स और फेसिंग करंट्स। आपको पता है कि नेविगेशन जब सिस्टम होता है, यात्राएं होती हैं, जो शिप्स होते हैं वो जब चलते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंस इन द डे ऑफ द सेलिंग शिप्स बाय द बैकिंग करंट्स। आपको पता है कोई भी करंट्स होता है जो उसके आगे की तरफ बढ़ता है, फिर वो करंट्स जैसे कोल्ड है या वार्म है, हॉट नहीं गए कभी भी, हॉट करंट्स नहीं होते हैं कभी भी, या तो कोल्ड होते हैं या वार्म होते हैं। ठीक है, आप हॉट वाटर से बाथिंग करते हैं या वार्म वाटर से बाथिंग करते हैं? मुझे लगता है वार्म से करते हैं, हॉट से करेंगे तो जल जाएंगे। ओके, तो ये क्लियर है। डे ऑफ द सेलिंग शिप्स बाय द बैकिंग करंट्स, जब करंट्स जो कोई भी करंट होते हैं, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, जो उनका टाइम पीरियड होता है कि आना और फिर वापस से चले जाना। ठीक है, करंट्स होती है, धाराएँ होती है। और फेसिंग करंट्स या कोई भी करंट्स का फेसिंग करते हुए डे टाइम के अंदर ही सेलिंग की जाती है मोस्टली। बट करंट्स हैव नॉट सो इम्पोर्टेंट इफेक्ट द मॉडर्न स्टीम शिप्स,
लेकिन आज के टाइम के मॉडर्न शिप्स जो बने हुए हैं उन पर इन करंट्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आइसबर्ग वाले एरिए से भी उनको निकाला जा सकता है, क्योंकि उसमें कटर सिस्टम होता है, वो बर्फ़ को काटते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और वार्म करंट्स हो चाहे वो कोल्ड करंट्स हो, तो मॉडर्न स्टीम जो शिप्स हैं उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी क्लियर है। बट पुराने समय में ध्यान दीजिए, 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया था। वो सेलर था, पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि यूरोप में एक पुर्तगाल जो कंट्री है बिल्कुल ही कोस्टल एरिए पर है, अटलांटिक ओशन के, वहाँ से वो चला था। और ओशियन में से होता हुआ कंप्लीट वो 0 डिग्री इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ साइड में साउथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अफ्रीका के डाउन से केप टाउन जगह है, वहाँ से होते हुए उसने अरेबियन सी में एंट्री की। और अरेबियन सी में से होते हुए सीधे जा कर के इंडिया के साउथ में केरल के कालीकट पोर्ट पर वो पहुँचा था। ठीक है, वो सेलर था, उसने सी रूट की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑन मैरीन लाइफ। अब ये जो करंट होती है वार्म और कोल्ड करंट, इससे जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओशन करंट्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द प्लैंकटन विच इज़ द फूड फॉर फिश। आप ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओशन करंट से क्या होता है, प्लैंकटन बनती हैं। वो प्लैंकटन बनती है, वो क्या होती है, वो फिश होती है, उनके लिए फूड का काम होता है। एंड अदर मैरीन लाइफ, और दूसरे जितने भी यानी कि मैरीन लाइफ जितने भी यानी खारे पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए प्लैंकटन होता है, वो ऑटोमेटिक उनके लिए फूड बनता है। ठीक है, द फिश ट्रेवल अलॉन्ग विद द करंट्स। ठीक है, ग्रेट फिशिंग बैंक्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ जापान एंड न्यू फाउंडलैंड बिकॉज कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट हेयर। जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट मीट करेगी, ये क्लियर बता देता हूँ आपको, उस एरियाज में सबसे ज़्यादा मछलियाँ आपको मिलेगी। और ये मैरीन लाइफ बहुत मिलती है जापान का कोस्टल एरिया और न्यू फाउंडलैंड जो कंट्री का एरिया वहाँ उसके पास है। ये सबसे बड़े मोस्ट एग्जाम्पल है इसके मैरीन लाइफ के, जो कि सबसे ज़्यादा मछलियाँ ऑटोमेटिक वहाँ पर आई जाती हैं, मिलती हैं। यस, यू कैन सी इन दिस मैप, हेयर इज़ लैब्राडोर करंट। ओके, लैब्राडोर क्या है, कोल्ड है। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। ओके, यू कैन चेक, क्लियर। ये करंट्स होती हैं, इन करंट्स का ये आपको पता है इंग्लिश लेटर एस टाइप का, ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लिखा हुआ है। ये यूरोप का कंप्लीटली कौन सा पार्ट है, ये पार्ट अगर इसका प्लस करके हम देखते हैं तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये है। इसमें लैब्राडोर करंट्स इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली वार्म है, वो कोल्ड है। ठीक है, डॉट डॉट में जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं कम्प्लीटली ये कोल्ड करंट्स हैं, बाकी अदर्स वार्म करंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यस, लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द करंट्स। अब इसके कॉजेज बताने हैं आपको करंट्स के। ओके, तो ओशन करंट्स, रेगुलर मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर इज कॉल्ड ओशन करंट्स। ठीक है, ये आपके ओशन करंट्स की डेफिनेशन खूब अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, रेगुलर मूवमेंट करता है वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द ओशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड और नोन एज ओशन करंट। एन ओशन करंट इज लाइक ए रिवर इन द ओशन। ठीक है, देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर इन करंट्स। आप जानते चल रहे कि ओशन करंट एक लाइक जैसे रिवर का है, रिवर है वो जाती बहती है और ओशन में जाकर गिरती है। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू फ्लोइंग करता रहता है पानी वन साइड से अनदर साइड में हज पार्ट एरिया में। काजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशन करंट्स, फॉलोइंग
आर द चीफ कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशन करंट्स। प्रिवेलिंग विंड्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर किस किस तरह से जो करंट्स हैं वो किस तरह के जो कॉजेज़ हैं उसके उस पर इफेक्ट कौन कौन सा पड़ता है। ओशन करंट्स आर द प्राइमरली विंड डिटरमाइन द करंट्स फ्लो द मेन डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स। जितनी भी प्लेनेटरी विंड्स होती है, स्थायी पवनें होती है, उनको पूरी तरह से ये जो ओशन करंट्स होती हैं वो कम्प्लीटली उनको चेंज कर देती है। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से एक एक्वेटर के साइड में, अगर हम यहाँ पर एक देखते हैं डायग्राम, ये 0 डिग्री एक्वेटर है, इसका साउथ एक्वेटर करंट एरिया है। इसमें क्या चलती है विंड्स, मोस्टली क्या होती है जो ट्रेड विंड्स होती है वो वेस्ट, यानी कि वेस्ट विंड्स होती हैं। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ चलती है, यूँ ईस्ट साइड से वेस्ट की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यानी कि साउथ से ये कम्प्लीटली ये एक्वेटर की तरफ जाती हैं। और फिर कुछ होती है जो वेस्ट विंड्स होती हैं जो मोस्टली यानी कि हाफ 50% इसका करना चाहें, 66 डिग्री एंड हाफ की बात करें तो उसके बाद में ये जो विंड्स होती है मोस्टली ये जो क्या चलती हैं ईस्ट साउथ की तरफ, ईस्ट साउथ यानी साउथ ईस्ट की तरफ बात करेंगे। ये साउथ ईस्ट का पार्ट हो गया। और साउथ ईस्ट साइड से चलने वाली जो करंट्स हैं वो चलती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और जो एक्वेटर पर क्रॉस होकर जाती है आगे बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही अप साइड में है, जो कि जो करंट्स होती है ये अप साइड में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट साइड से चल करके ये एक्वेटर की तरफ आती हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री के बाद में जो कोल्ड करंट वाली है वो अप साइड में जाती है, ये हॉट करंट्स, और अप साइड ये कोल्ड करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यस, द ट्रेड एंड द वेस्टलीज, जो पश्चिमी हवाएं जिसको बोलते हैं, वेस्टलीज ब्लो द सेम डायरेक्शन थ्रू द ईयर। साल भर जितनी भी होती हैं जो व्यापारिक पवनें होती है एक ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती हैं। पछुआ पवनें ज़्यादातर मोस्टली चलती है, आपको पता है। ठीक है, वेस्टर्न साइड से। इन ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया आप जानते हैं अच्छी तरह से, द एक्वेटर करंट्स मूव अलॉन्ग विद द ट्रेड विंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एक्वेटर के आसपास के एरिया में ट्रेड विंड्स होती है वो ईस्ट टू वेस्ट साइड में चलती है मोस्टली। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट साइड। ओके, इट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट साइड। नेक्स्ट, in temperature latitude, westerlies drive the water of Gulf Stream to the western coast of the Europe and North Atlantic drift. The direction of the currents change the summer and the winter according to the direction of the monsoon winds. ये आपको पता है कि मानसून विंड्स भी होती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स भी होती हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी होती हैं, स्थायी पवनें भी होती है, पछुआ पवनें भी होती हैं, व्यापारिक पवनें भी होती हैं। इट मीन्स बहुत सी इनके नाम अलग अलग हैं जो कम्प्लीटली पूरी तरह से समर टाइम और विंटर टाइम के अकॉर्डिंग ये मानसून विंड्स होती है, ये उसको इफेक्ट कर देती है। हम हमारे पास यहाँ पर मानसून विंड्स एट प्रेजेंट सपोज ग्रो चल रही हैं। मानसून विंड्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अच्छी तरह से जो हमारे समर टाइम के होते हुए भी मानसून विंड के आने पर वो पूरी तरह से कूल होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में डिफरेंस किस तरह से ला देती हैं। वार्म सेम है जो हमने पहले पढ़ा है वही बातें हैं। द वार्म वाटर इन द लाइटर एंड द रिजर्व ऑफ द कोल्ड वाटर इन द डेंसर ऑफ द सिंक द मेक ऑफ द डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द सी। आपको पता अच्छी तरह से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जितना भी जो कोल्ड सिस्टम होता है वो फ्रीज जोन सिस्टम होता है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। ठीक है, जो बर्फ़ होती है वो कम्प्लीटली क्या होने लग जाती है, कम्प्लीटली पिघलने लगती है। और उसके साथ साथ भी जो वाटर पार्ट एरिया होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और कोस्टली एरिया जो होता है वो काफ़ी डेंसर एंड द सिंक वाला बन जाता है। यानी कहने का मतलब जब आइसबर्ग हैं या J&K का पार्ट एरिया है, हिमालय है, जब उसकी आइस जो होती है, ठीक है, जो पिघलने लगेगी तो उसका वाटर बनेगा। ठीक है, और वाटर बनने से क्या होगा, फिर वो वाटर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से क्या होगा, कोस्टल एरिया है उसके लिए डेंजर हो जाएगा कि वो डूब सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से 2004 में इंडिया के साउथ में अंडमान निकोबार के लास्ट साइड में इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया था। ठीक है, सेम ऐसे। नेक्स्ट, वो साइक्लोन की वजह से था। दिस मेक द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द सी वार्म। ठीक है, warm equatorial water moves the poleward along the surface while the cold polar water moves along the bottom toward the equator as ocean currents. ocean currents होते हैं
उसके साथ साथ क्या होता है कि जो पोलवार्ड एरिया है, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पार्ट एरिया है, वहाँ पर जो कोल्ड पोलार एरिया है वो क्या होता है कि वो एक्वेटर की तरफ धीरे धीरे खिसक करके बहने लग जाता है, क्योंकि एक्वेटर साइड एरिया हो गया हॉट और पोल साइड में हो गया वो फ्रीज़। और फ्रीज़ एरिया में जब यानी कि हॉट वार्म करंट एरिया पहुंचता है तो ऑटोमेटिक वो टूट कर फ्लोटिंग करते हुए वो एक्वेटर की तरफ आते हैं। और सभी ओशन का वाटर एक साथ मिला हुआ है, ये आपको अच्छी तरह पता है, सभी का एक साथ मिला हुआ वाटर है। ये नहीं कि वहाँ पर वो डाउन में है वो अप में है। अर्थ पर जो वाटर है वो सारा एक लेवल में है, ठीक है, सारा आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है ओशन के साथ। डिफरेंस इन द सैलिनिटी, अब डिफरेंस आ जाता है सैलिनिटी में। वाटर्स ऑफ द हाई सैलिनिटी डेंसर एंड द हैवियर, जो पानी होता है जिसमें ज़्यादा नमक होता है, सैलिनिटी होती है, वो ज़्यादा घनत्व वाला होता है, ज़्यादा भारी होता है। वाइल द वाटर ऑफ द फ्लो लो सैलिनिटी इज़ लाइटर, और ये ध्यान रखना कि जिस वाटर के अंदर लो सैलिनिटी पाएगी उसमें वो वाटर होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है। द फ्रेश वाटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस वाइल वाटर ऑफ द हाई सैलिनिटी फ्लोट और द बॉटम ऑफ द ओशियन। ये आप अच्छी तरह पता है कि जो फ्रेश वाटर होता है फ्लोट्स ऑन द सरफेस, फ्रेश वाटर में आराम से सरफेस पर फ्लोट्स किया जा सकता है, जबकि वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी फ्लो एट द बॉटम, और जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा होगी वो पूरी तरह से बॉटम की तरफ, ओशन के अंदर बॉटम में वो फ्लो करेगी। लाइटर सरफेस वाटर फ्रॉम द अटलांटिक फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन होता है भूमध्य सागर। आपको अच्छी तरह पता है कि जो ओशन करंट है, जो लाइट सरफेस वाटर है, यानी कि सबसे हल्का, यानी कि जो वाटर का जो पार्ट एरिया है वो अटलांटिक एरिया के अंदर है, अटलांटिक के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर, जो मेडिटेरियन सी के पास में है। मेडिटेरियन सी कहाँ है आपको पता होना चाहिए, जहाँ से सुएज कैनाल निकली हुई है, जिसको हम रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने वाली एक जो कैनल है उसको हम सुएज कैनल कहते हैं। While under the currents and the denser the water the float the toward the Atlantic from the Mediterranean Sea। मेडिटेरियन से अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन से होते हुए, जो कि टुवार्ड द, सॉरी एक मिनट मैंने गलत पढ़ लिया, अंडर करंट्स ऑफ द डेंसर वाटर। अगर हम बात करते हैं कि अगर जो पानी के अंदर उसका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है, फ्लोट टुवार्ड द अटलांटिक, और वो अटलांटिक की तरफ बढ़ता हुआ फ्रॉम द मेडिटेरियन सी चल जाता है। कहने का मतलब अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मोस्टली जो पार्ट एरिया होता है सैलिनिटी की वजह से इसके अंदर जो है वो फ्लोटिंग पार्ट होता है, तो वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों हिट करती है इस पर अटलांटिक ओशन पर। उसकी वजह से जो सैलिनिटी होती है ऑटोमेटिकली जा करके मेडिटेरियन सी के अंदर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। और इसके पास एक डेड सी है, आपको मैं बताना चाहूँगा, मेडिटेरियन सी के पास में एक डेड सी है, जो डेड सी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला ओशन है, ओशन नहीं सॉरी सी है, ठीक है, ओशन नहीं है वो सी है। इवेपोरेशन एंड द रेनफॉल, आपको पता है इसी तरह से करंट से पीछे हमने पढ़ लिया है, इवेपोरेशन और द रेनफॉल होता है, ठीक है। इवेपोरेशन मेक्स द वाटर मोर द सैलिन एंड द डेंस। इवेपोरेशन होता है, आपको पता है कि जिस प्रकार से आपके कूलर में पानी या जब आप डालते हैं और उसको चलाते हैं तो सुबह शाम को आपने डाला और सुबह आप चेक करते हैं तो वो पानी जितना भी है कम हो गया है और खारा पानी हो चुका है वो, क्योंकि कूलर की जालियों पर भी नमक सा जम जाता है। ये क्लियर बात है कि इवेपोरेशन होने के बाद में जितना भी वाटर बाद में बचता है वो सारा सैलिनिटी वाला होता है। तो ये भी क्लियर है कि जब डे टाइम में जितनी भी हीटिंग होती है तो हीट की वजह से इवेपोरेशन होता है ओशंस का, और ओशन का इवेपोरेशन होने के बाद में जितनी भी जो प्योरिटी होती है वो तो गैसेस बन करके आप साइड में चली जाती है, और बाकी जो कंप्लीट जो उसका जो लेवल बच गया है वो सैलिनिटी वाला बन जाता है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल द सरफेस ऑफ द सी वाटर राइजेज, और हैवी रेनफॉल होने से आपको पता है इसी तरह से कि जो पानी होता है वाटर लेवल होता है सरफेस का वो ऑटोमेटिक जो राइज होने लग जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंटली ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर इन द ओशन, और ये आपको पता अच्छी तरह से कि जितना भी पार्ट एरिया है, जितना भी करंट्स का, वो कंप्लीट हाई लेवल से लेकर के लो लेवल की तरफ वाटर हमेशा चलता है। रोटेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है करंट्स का, आपको पता है कि अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, ओके, जिसको फेरल लॉ भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, मैंने पहले बताया था। द रोटेशन ऑफ द अर्थ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स टू द एश्योर द सर्कुलर डायरेक्शंस। अब जो अर्थ है वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंजमेंट करती रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है करंट्स की वो पूरी तरह से सर्कुलर डायरेक्शन बनाए रखते हैं इसके साथ साथ में, ठीक है।
उसकी चेंज कर देती है। अर्थ है वो अपनी रोटेशन के साथ साथ कम्प्लीटली जो रोटेशन सिस्टम होता है करंट्स का उसको भी चेंज कर देती है। द ओशन करंट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड विद द राइट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। द ओशियन करंट्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड टू द देयर राइट एंड साउथर्न हेमिस्फीयर टू देयर लेफ्ट। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ओशियन करंट्स जो होते हैं वो उसके राइट साइड से मूवमेंट करते हुए आते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में ये लेफ़्ट साइड से एंट्री करते हैं, ठीक है। थस अकॉर्डिंग टू द फेरल लॉ करंट्स हैव ए क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, तो यानी कि ये करंट्स होते हैं क्लॉकवाइज सर्कुलेशन करते रहते हैं, आप समझ पा रहे हैं। इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कि इस तरह से ये चलते रहते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। प्लीज़ ध्यान रखना, दो बातें यहाँ पर आई है। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा करंट्स का, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ क्या है ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। शेप ऑफ कोस्ट आप जान चुके हैं, पीछे पढ़ा था हमने हार्बर वाला, ठीक है। द शेप ऑफ द कोस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डिलीवर्स ओशन करंट्स फ्रॉम फॉर एग्जांपल द केप साउथ ऑफ ब्राज़ील डाइवर्ट द साउथ इक्वेटोरियल करंट्स एंड द ब्राज़ीलियन करंट्स। अब ये जो कोस्ट एरिया होता है, कोस्टल एरिया, उसका करंट की वजह से उसकी जो शेप होती है और उसका जो एरिया होता है, उसकी लोकेशन होती है, वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ट होने लग जाती है। कहने का मतलब कोस्टल एरिया पर भी ओशन करंट्स होती हैं, ये अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के रूट्स में चेंजमेंट आ जाता है। ओके, बाय।